हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू पेंडलम मीडियो। पेंडलम मीडियो पे आपका स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स 5 जून 2020 के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। पहली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में ऐतिहासिक संशोधन की स्वीकृति दे दी है। तो हाल ही में जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है उसके संशोधन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है और इसके तहत अनाज, दालों, तिलहन, खाद्य तेलों और प्याज और आलू को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। यह बदलाव और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में यह एक दूरदर्शी कदम है। इससे किसानों की आय और बढ़ेगी। साथ ही मंत्रिमंडल ने देश में निवेश आकर्षित करने के लिए मंत्रालयों और विभागों में परियोजना विकास सेल तथा सचिवों का अधिकार प्राप्त दल बनाने के लिए भी मंजूरी दे दी है। इस नई व्यवस्था से 2024-25 तक भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही इसके अतिरिक्त भारतीय औषध और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की पुनर्स्थापना को भी स्वीकृति दे दी गई है। इस आयोग की स्थापना फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी नामक 2 केंद्रीय प्रयोगशाला के विलय द्वारा की जाएगी। तो यह एक महत्वपूर्ण चीज़ है जानने के लिए कि ये जो आयोग बनेगा फार्माकोपिया आयोग, इसकी जो स्थापना है वो फार्माकोपिया लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन और होम्योपैथी फार्माकोपिया लेबोरेटरी नामक 2 केंद्रीय प्रयोगशाला के विलय द्वारा की जाएगी। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के द्वारा किन वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं अनाज, दाल, तिलहन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 को अनुमति दे दी गई है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को अनुमति दी है। यह अध्यादेश है कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 और इस अध्यादेश का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि उपज मंडी समिति से बाहर व्यापार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें अतिरिक्त स्पर्धा के कारण लाभदायक मूल्य मिल सके। यह अध्यादेश वर्तमान न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद प्रणाली के पूरक के तौर पर काम करेगा। इस अध्यादेश से एक भारत एक कृषि मंडी के लिए भी रास्ता साफ होगा और इसके तहत किसानों से उनकी उपज की बिक्री के लिए कोई उपकर या शुल्क नहीं वसूला जाएगा। किसानों के लिए विवाद समाधान की व्यवस्था भी की जाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है सरकार के द्वारा। चलिए इससे जुड़ा हम एक सवाल देख लेते हैं। कृषि उपज व्यापार व वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश 2020 से किसान को क्या लाभ होगा? उन्हें अतिरिक्त स्पर्धा के कारण लाभदायक मूल्य मिल सकेगा, विवाद समाधान में सरलता होगी, एक भारत एक कृषि मंडी का मार्ग साफ होगा या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है उपरोक्त सभी। तो चलिए अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन संपन्न। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन किया और कोरोना महामारी के चलते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री इस वर्ष भारत की यात्रा नहीं कर सके और इसीलिए दोनों देशों ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित करने का फैसला किया। और ये पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। दोनों देशों का मुक्त, निर्बाध, समावेशी और खुशहाल हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर समान दृष्टिकोण है। और चलिए कुछ जान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। यह ओशिनिया का सबसे बड़ा देश और कुल क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है। यहाँ आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया की। एंड इसकी जो राजधानी है वो कैनबेरा है और इसकी जो मुद्रा है वो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है और ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या छठा? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी के जो ऑस्ट्रेलिया है उसका क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में छठा स्थान है। तो चलिए अगली न्यूज़ हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने स्वदेश पहल का प्रारंभ किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने स्वदेश पहल का आरंभ किया है और स्वदेश की फुल फॉर्म है स्किल्स वर्क्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यह पहल जो वंदे भारत मिशन के अंतर्गत लौट रहे
भारतीय नागरिकों के लिए है और यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। तो ये भी बहुत जानना जरूरी है कि ये पहल किसके द्वारा की गई है। तो इसमें 3 मंत्रालय शामिल हैं, विकास और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। इस पहल का लक्ष्य भारत और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने के लिए है। एकत्रित जानकारी को देश में उपयुक्त प्लेसमेंट अवसरों के लिए कंपनी के साथ साझा किया जाएगा और देश में लौटने वाले इच्छुक नागरिकों को एक ऑनलाइन स्वदेश स्किल कार्ड भरना आवश्यक है। चलिए अब हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में स्वदेश पहल का प्रारंभ किया गया है, इसका संबंध किससे है? वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिक, देश के प्रवासी श्रमिक, छात्र या व्यापारी? तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जो कि है वंदे भारत मिशन के तहत भारत लौटने वाले नागरिक। तो चलिए अब हम अगली न्यूज़ देखते हैं। एमएसएमई की नई परिभाषा 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। तो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि जो एमएसएमई की जो नई परिभाषा है वो 1 जुलाई 2020 से लागू होगी। 2006 में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम डेवलपमेंट एक्ट के अस्तित्व में आने के 14 साल बाद मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज में एमएसएमई की परिभाषा में संशोधन किया गया था। और आत्मनिर्भर भारत पैकेज की जितनी भी अनाउंसमेंट्स हुए थे उस पर हमने एक पूरी सीरीज वीडियो की बनाई थी। अगर आपको उसको देखना है तो आप उसको देख सकते हैं जाकर। नई परिभाषा में किसी भी उद्यम के लिए निर्यात को टर्नओवर में नहीं गिना जाएगा, चाहे वह सूक्ष्म हो, लघु हो या मध्यम हो। और ये जो नई परिभाषा है इस प्रकार है। सूक्ष्म उद्यम उसे कहा जाएगा जिसमें निवेश अधिकतम 1 करोड़ तक है और वार्षिक टर्नओवर अधिकतम 5 करोड़ तक है। लघु उद्यम उसको कहा जाएगा जिसमें निवेश अधिकतम 10 करोड़ तक है और वार्षिक टर्नओवर अधिकतम 50 करोड़ तक है। और मध्यम उद्यम उसे कहा जाएगा जिसमें निवेश अधिकतम 20 करोड़ तक है और वार्षिक टर्नओवर जो है वो अधिकतम 1000 करोड़ तक है। तो चलिए अब हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म उद्यम के लिए वार्षिक अधिकतम टर्नओवर सीमा कितनी है? तो आपके जो ऑप्शंस हैं वो है अधिकतम 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ या 7 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो कि है अधिकतम 5 करोड़। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। बिजली क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का प्रारंभ। हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने बिजली क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का प्रारंभ किया है और ये रियल टाइम बाजार प्रतिदिन आधे घंटे तक खुला रहेगा। और ये प्रस्तावित रियल टाइम बाजार विद्युत वितरण कंपनियों को प्रतिस्पर्धा मूल्य पर बड़े बाजारों तक पहुंचने के लिए एक वैकल्पिक तंत्र उपलब्ध कराएगा। रियल टाइम मार्केट उपभोक्ताओं को वितरण कंपनियों, डिस्कॉम और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं सहित डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले एक्सचेंजों पर बिजली खरीदने में सक्षम बनाता है। यह एक संगठित बाजार प्लेटफॉर्म है जो खरीदारों और विक्रेताओं को भारत संचालन के वास्तविक समय के करीब उनकी ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है। इससे सबसे ज्यादा फायदा उन प्रोजेक्ट्स, उन पावर प्लांट्स को होगा जहां पर जैसे विंड पावर प्लांट है या हाइड्रो पावर प्लांट है, जिसमें अचानक से जो ब्लेड्स हैं वो खराब होने की वजह से थोड़े टाइम के लिए सप्लाई चला जाता है, तो वहां पर उस दौरान में वो अपनी जो सप्लाई डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं इस रियल टाइम मार्केट के थ्रू। और जो थर्मल पावर कंपनीज हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं जो कंपनीज, मतलब उनमें उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है बेचने के लिए, तो वो उसको इस प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं और जिनको ज़रूरत है, आवश्यकता है, वो आसानी से इस प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, वो भी रियल टाइम बेसिस पे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है पहल है, बहुत ही अच्छी पहल है। रियल टाइम मार्केट उपलब्ध कराई गई है फॉर पावर सेक्टर। हाल ही में किस क्षेत्र में अखिल भारतीय रियल टाइम बाजार का प्रारंभ हुआ है? रसायन और उर्वरक क्षेत्र, खनन क्षेत्र, बिजली क्षेत्र और रत्न और आभूषण क्षेत्र। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो कि है बिजली क्षेत्र। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। रवीश कुमार फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं। तो वरिष्ठ राजनयिक रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है। श्री कुमार 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। रवीश कुमार ने जुलाई 2017 से अप्रैल 2020 तक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में कार्य किया है। इस दौरान उन्होंने 2019 में के बालाकोट हड़ताल, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर विवाद, जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन सहित कई संवेदनशील मुद्दों पर भारत की स्थिति का समझदारी से मूल्यांकन
किया है। और यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं रवीश कुमार की। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। फिनलैंड में भारत के अगले राजदूत नियुक्त कौन होंगे? रवीश कुमार, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार और कल्पेश कुमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रवीश कुमार। तो चलिए अगली न्यूज देखते हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के उपयोग से निवासी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के उपचार के लिए समर्पित अस्पतालों में उपलब्ध बिस्तर और वेंटिलेटर की संख्या को ट्रैक कर सकते हैं। वेब ब्राउजर का उपयोग करके सेवा को एक्सेस भी किया जा सकता है। एप्लीकेशन को उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ताओं को कोई भी विवरण प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। अगली न्यूज देखते हैं। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा जाएगा। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने के लिए मंजूरी दे दी है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड ने 25 फरवरी को बंदरगाह का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया था और इस फैसले की घोषणा 12 जनवरी को बंदरगाह की 150वीं वर्षगांठ समारोह के उद्घाटन में की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक बहुमुखी न्यायविद, शिक्षाविद, विचारक और नेता के रूप में विख्यात हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया था। भारत में कुल 13 प्रमुख समुद्री बंदरगाह हैं, जिनमें से 12 सरकारी हैं और एक चेन्नई का एनोर बंदरगाह कॉरपोरेट है। भारत के अन्य 12 प्रमुख बंदरगाह इस प्रकार हैं: कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट, कोचिन पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कांडला पोर्ट, विशाखापट्टनम पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकरिन पोर्ट, मोरमुगुआ पोर्ट और पोर्ट ब्लेयर। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। सरकार ने किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने का निर्णय लिया है? कोलकाता पोर्ट, पारादीप पोर्ट, न्यू मंगलोर पोर्ट और तूतीकरिन पोर्ट। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जो कि है कोलकाता पोर्ट। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड्स विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन मनाया जाता है प्रतिवर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने इसकी स्थापना 19 अगस्त 1982 को की थी और इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित बच्चों के द्वारा सामना किए जाने वाले दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। यह दिन पूरे विश्व में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शोषण का शिकार बच्चों को पहचानने व उनके मुख पर मुस्कान लाने के लिए समर्पित है। तो चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड्स विक्टिम्स ऑफ एग्रेशन हर साल किस दिन मनाया जाता है? 8 जून, 1 जून, 5 जून और 4 जून। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो कि है 4 जून। और आज क्या है? आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है। और चलिए हम अगली न्यूज देखते हैं। ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबेल के कारण मेक्सिको में बाढ़ का खतरा। हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबेल का गठन मेक्सिको की दक्षिणी खाड़ी में हुआ, जिससे दक्षिणी मेक्सिको और मध्य अमेरिका के कुछ हिस्सों में बाढ़ आने का खतरा है। यह तूफान पूर्वी प्रशांत ट्रॉपिकल स्टॉर्म अमांडा के अवशेषों से बना है और जिसने बीते दिनों अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में तबाही मचाई थी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात की अगर हम बात करें तो यह कम वायु दाब वाली प्रणाली है, जिसके चारों ओर बहुत तेजी गति से हवाएं घूमती हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए दशाएं इस प्रकार हैं: पर्याप्त रूप से गर्म समुद्र की सतह, वायुमंडल अस्थिरता, क्षोभ मंडल के निचले से मध्य स्तरों में उच्च आर्द्रता और एक कम दबाव केंद्र को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कोरियोलिस बल इत्यादि। इस प्रकार के तूफान को उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत में हरिकेन और दक्षिण पूर्व और एशिया और चीन में टाइफून तथा दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। और हाल ही में जो अरब सागर में उत्पन्न हुआ साइक्लोन निसर्ग, उसने महाराष्ट्र और गुजरात के तट पर अपना प्रभाव दिखाया है और अभी भी हालांकि जो खतरा है वो टल गया है, लेकिन बारिश और तेज हवाएं अभी भी वहां पर मुंबई और अन्य क्षेत्रों में अभी भी हो रही हैं। चलिए इससे जुड़ा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ट्रॉपिकल स्टॉर्म क्रिस्टोबेल ने किस देश को प्रभावित किया है? तो आपके ऑप्शंस है मेक्सिको, ब्राजील, चीन और जापान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि है मेक्सिको। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2020 की रिपोर्ट जारी की है। तो हाल ही में विश्व बैंक ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट जून 2020 की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक महामारी कोरोना का
अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है उसके बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण 2020 में 60 मिलियन लोग अत्यधिक गरीबी में जा सकते हैं। महामारी ने संभावित विकास और श्रम उत्पादकता को भी कम कर दिया है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाएं इस समय सबसे कमजोर हैं और उन्हें स्वास्थ्य संकट, प्रतिबंधों और बाहरी प्रतिघातों जैसे व्यापार, पर्यटन और कमोडिटी की कीमतों के साथ साथ पूंजी के बहिर्वाह का भी सामना करना पड़ सकता है। उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्था वाले देशों को शॉर्ट टर्म में 3 से 8% आउटपुट लॉस होने की भी उम्मीद है। साथ ही G20 देशों और वाणिज्यिक लेनदारों के सामने बड़े ऋण के निपटान का प्रश्न और गहरा हो सकता है और दुनिया भर में आर्थिक लॉकडाउन के कारण तेल की मांग में गिरावट और तेल आविष्कार में वृद्धि ने रिकॉर्ड पर तेल की कीमतों में 1 महीने की गिरावट दर्ज की है। रिपोर्ट में अधिक ऋण पारदर्शिता और नकदी सुरक्षा का बड़ा विस्तार जैसे बेहतर नीति विकल्प बनाने का भी सुझाव दिया गया है। तो चलिए हम इससे जुड़ा एक प्रश्न देखते हैं। कौन सी संस्था ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जारी करती है? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और विश्व आर्थिक मंच। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो कि है विश्व बैंक। जो है ये एक संस्था है जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जारी करती है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स पढ़े और उससे जुड़े कुछ प्रश्न भी देखे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा, आप इसको रोजाना फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ न्यूज़ नहीं कवर करते हैं, उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे उससे जुड़े प्रश्न भी देखते हैं ताकि आपकी जो तैयारी है वो और अच्छी हो जाए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को दबाना ना भूलिए टू रिसीव नोटिफिकेशन और जम की तैयारी करते रहिए। और ये डेली करंट अफेयर्स हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, आप वहाँ पर जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं या फिर चाहे तो वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। और वहाँ पे करंट अफेयर्स क्विजेस भी हैं, बैंकिंग अवेयरनेस भी प्रेजेंट है, आप उनको पढ़ सकते हैं। आपकी तैयारी के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।